सुबह का उजाला धीरे धीरे गांव की गलियों में फैलने लगा था। मिट्टी की खुशबू, दूर कहीं से आती बैलों की घंटियों की आवाज और खेतों में जाती औरतों की बातें, ये सब मिलकर मानो एक नया दिन जगा रहे थे। गांव के छोर पर एक टूटा फूटा कच्चा घर था, जिसके बाहर सूखी लकड़ियों का ढेर और एक पुरानी लकड़ी की खाट पड़ी थी। यहीं रहते थे रामेश्वर अपने बूढ़ी माँ गोमती और छोटे भाई किशन के साथ। रामू बेटा, आज सूरज चढ़ने से पहले खेत पहुंच जाना, पानी का समय है, देर मत करना। हाँ माँ, पता है कल भी देर हो गई थी, इस बार नहीं होगा। रामेश्वर मुश्किल से 25 साल का होगा, लेकिन चेहरे की झुर्रियां और हाथों की कठोरता उसकी उम्र से कहीं ज्यादा कहानियां बयां करती थीं। गांव के बाकी लड़कों की तरह उसके सपने भी थे, लेकिन अब वो सपने खेत की मिट्टी और जिम्मेदारियों में कहीं गहरे दब चुके थे। भैया, आज मैं भी खेत चलूंगा, बैलों को पानी पिलाऊंगा। तू पढ़ाई कर किशन, खेत की धूप तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए किताबें हैं। रास्ते में चलते चलते रामेश्वर ने चारों तरफ देखा। खेत की मेड़ों पर खड़े आम के पेड़, गीली मिट्टी में खेलते बच्चे और दूर खेत जो अभी भी पानी के इंतजार में सूखे पड़े थे। उसके मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, कब तक ये जिंदगी यूं ही चलेगी। अरे रामू, आज भी अकेले जा रहा है? मजदूर रख ले भाई, काम आसान हो जाएगा। पैसा हो तब न शंकर भैया, फिलहाल तो बस खुद ही करना है सब। खेत पहुंचकर उसने सबसे पहले नहर का गेट खोला। पानी की धार मिट्टी में घुलकर मानो जिंदगी की धड़कन को जगा रही थी। सूरज ऊपर चढ़ रहा था, पसीना चेहरे से बहकर मिट्टी में मिल रहा था, लेकिन रामेश्वर के हाथ रुक नहीं रहे थे। रामू, खाने का वक्त हो गया है, थोड़ा आराम कर ले। आराम? इस जिंदगी में आराम लिखा ही कहाँ है। दोपहर तक सूरज तपने लगा था, मिट्टी तपकर जैसे अंगार बन गई हो, लेकिन रामेश्वर अब भी कंधे पर हल उठाए खेत की मेढ़ों को सीधा कर रहा था। तभी पास की पगडंडी पर से गांव के जमींदार लाला हरिराम अपने नए जीप में गुजरे। शीशा नीचे करके बस एक तिरछी नजर डाली और धूल का गुब्बार उड़ाते हुए निकल गए। कभी सोचता हूँ, क्या हम भी कभी इस धूल से ऊपर उठ पाएंगे? शाम ढलने लगी थी। सूरज धीरे धीरे लाल होते हुए जैसे खेत की मेढ़ों में समा रहा था, और रामेश्वर, वो सिर्फ अपने पसीने और मिट्टी की गंध में खोया अगले दिन की थकान की तैयारी कर रहा था। रात का अंधेरा गांव पर पूरी तरह छा चुका था। खेतों की मेढ़ों से आती झिंगुरों की आवाज, कहीं दूर से आती कुत्तों की भौंक और बीच बीच में बहती ठंडी हवा मानो थकी हुई धरती को भी आराम दे रही थी। रामेश्वर घर लौटा तो खाट पर बैठी गोमती अपनी पुरानी चादर में लिपटी हुई थी और किशन एक टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में पढ़ाई कर रहा था। रामू बेटा, कुछ खा ले, दिन भर कुछ नहीं खाया तूने। खा लूंगा माँ, पहले किशन का होमवर्क देख लूं। भैया, आज मास्टर जी ने कहा कि मैं क्लास का सबसे तेज लड़का हूँ। तू बस ऐसे ही मेहनत करता रह, तुझे पढ़ाकर ही मैं अपना सपना पूरा करूंगा। उसी समय बाहर से किसी के चप्पल घसीटने की आवाज आई। दरवाजा खुला और गांव के पटवारी रामदीन अंदर आए, हाथ में कुछ कागज लिए हुए। रामेश्वर, लाला हरिराम ने कहलाया है, इस महीने का कर्ज का ब्याज चुकाना होगा, वरना खेत गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन बाबू, अभी तो फसल भी तैयार नहीं हुई, हम पैसे कहाँ से लाएंगे? ये तुम्हारा मसला नहीं, लाला का हुक्म है, हफ्ते भर में पैसे चाहिए। कह दीजिए लाला से, मैं मेहनत करूंगा पर खेत किसी को नहीं दूंगा। रामदीन जाते जाते ताना मार गया, लेकिन रामेश्वर चुपचाप खड़ा रहा। अंदर से कुछ टूट रहा था, पर चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। रात के खाने में बस सूखी रोटी और प्याज थी, लेकिन गोमती ने मुस्कुराते हुए उसे थाली में परोस दिया। गरीबी में भी माँ की मुस्कान किसी दवा से कम नहीं होती। बेटा, थक मत जाना, पर हार मत मानना। ये खेत तेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है। हारूंगा नहीं माँ,
जब तक सांस है खेत बिकने नहीं दूंगा। अगले दिन सुबह से ही खेत में काम शुरू हो गया। धूप में पसीने की धार बह रही थी, लेकिन रामेश्वर के हाथों में और तेजी आ गई थी। तभी खेत के दूसरे छोर पर शंभू मिला, गांव का उसका बचपन का दोस्त, जो मजदूरी के लिए शहर चला गया था और सालों बाद लौटा था। अरे रामू, तू अभी भी यही है? मैंने तो सुना था तू भी शहर चला जाएगा। शहर जाने के लिए सपने चाहिए शंभू, और सपने पालने के लिए वक्त। मेरे पास ना वक्त है ना हिम्मत। अगर मदद चाहिए तो बता देना, शहर में काम तो मिल ही जाएगा। लेकिन रामेश्वर जानता था गांव की मिट्टी से दूर जाना उसके बस की बात नहीं। खेत की महक, माँ की परछाई और किशन की पढ़ाई, ये सब छोड़कर वो नहीं जा सकता था। शाम को जब वो खेत से लौट रहा था, अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़की और ठंडी हवाएं चलने लगीं। भैया, लगता है आंधी आएगी। डर मत, ये सिर्फ बारिश है, देखना फसल को राहत मिलेगी। लेकिन किस्मत के खेल हमेशा उलझे होते हैं। रात भर चली बारिश ने खेत की आधी मेड़ों को गिरा दिया और कई पौधे पानी में डूब गए। सुबह जब रामेश्वर खेत पहुंचा, उसकी आंखों के सामने बस तबाही थी। मेहनत से बोए बीज सब बह गए थे। हे भगवान, अब क्या होगा? माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? हिम्मत रख, बारिश जितनी तेज थी उतनी ही जल्दी थम भी जाएगी। लेकिन रामेश्वर के दिल में अब सिर्फ चिंता थी, कर्ज का बोझ, टूटी हुई फसल और आने वाले दिनों की अनिश्चितता। रात होते होते उसकी थकान आंसुओं में बदल गई, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। सूरज उगने से पहले ही गांव का शोर गूंजने लगा था। गलियों में बैलों की घंटियां, कुएं पर पानी भरती औरतें और खेतों की ओर जाते किसान। लेकिन रामेश्वर के घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। रात भर बारिश के बाद खेत सूना पड़ा था, मानो किसी ने उसकी जान खींच ली हो। रामू बेटा, खेत देखने मत जाना आज, दिल टूट जाएगा तेरा। माँ, टूटने से खेत नहीं संभलते, देखना तो पड़ेगा कि कितनी तबाही हुई है। खेत पर पहुंचा तो कीचड़ से लथपथ जमीन, बह चुकी मेढ़ें और मरे हुए पौधों का ढेर देखकर उसकी सांस अटक गई। तभी गांव का चौकीदार मंगू आकर खड़ा हो गया, हाथ में वही नोटिस लिए हुए जो लाला हरिराम की तरफ से आया था। रामू, लाला ने बुलाया है, कहते हैं हफ्ते में पैसे दो वरना खेत जब्त कर लेंगे। उसे कह दे मैं मर जाऊंगा पर खेत नहीं बेचूंगा। रामू, गुस्से से पेट नहीं भरता, सोच ले, लाला का कर्ज मजाक नहीं होता। शाम को गांव के चौपाल पर लाला हरिराम बैठा था, लाल गमछा कंधे पर, मुंह में बीड़ी और आंखों में घमंड की चमक। अरे रामेश्वर, तू मेहनती लड़का है, इसलिए समझा रहा हूँ, खेत दे दे वरना तेरी माँ और भाई को सड़क पर देखना पड़ेगा। ये खेत मेरे बाबूजी की पहचान है लाला, इन पर तेरा हक नहीं होगा। तो फिर ब्याज बढ़ेगा बेटा, सोच समझकर जवाब देना। चौपाल से लौटते वक्त गांव वाले धीरे धीरे बातें करने लगे। कोई उसे सलाह दे रहा था तो कोई उसकी मजाक उड़ा रहा था। घर लौटकर रामेश्वर चुपचाप खाट पर बैठ गया। माँ ने पूछा भी नहीं, बस उसकी थकी आंखों में दर्द पड़ लिया। बेटा, हार मत मानना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। माँ, कभी लगता है जैसे किस्मत मेरा मजाक उड़ा रही हो। उसी रात शंभू उसके पास आया, हाथ में शहर की नौकरी का ऑफर ले आया। रामू, ये देख, शहर में गोडाउन में काम है, पगार ज्यादा है और खाने पीने का भी इंतजाम है। शंभू, माँ को छोड़कर जाना आसान नहीं, लेकिन अगर यही एक रास्ता है तो शायद जाना पड़े। अगली सुबह जब सूरज उगा, रामेश्वर खेत पर खड़ा था। मिट्टी में उंगलियां गाड़कर उसने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, खेत की जान फिर लौट आएगा। लेकिन दूर खड़े लाला हरिराम और उसके गुंडे मुस्कुरा रहे थे, मानो किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रहे हों। अगर शहर जाना पड़ा तो भी लौटकर यहीं आऊंगा। ये मिट्टी मेरा सब कुछ है। आसमान में काले बादल छा गए थे, लेकिन इस बार ये सिर्फ बारिश के नहीं थे। ये आने वाले तूफान का संकेत थे जो रामेश्वर की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था।
सुबह का सूरज लालिमा लिए उग रहा था, लेकिन रामेश्वर के दिल में अजीब सा बोझ था। बैलगाड़ी के पीछे बांधा छोटा सा बक्सा, माँ की नम आंखें और खेत की खुशबू सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। बेटा, पराए शहर में संभल के रहना, अपनी मिट्टी को मत भूलना। माँ, ये वादा है, मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा और खेत फिर से खड़ा करूंगा। भैया जल्दी लौट आना, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। जल्दी लौटूंगा कन्हैया, जल्दी। गांव की कच्ची सड़कों को पार करते हुए बस की खिड़की से आखिरी बार खेतों को देखता रामेश्वर खुद से वादा कर रहा था कि यह जुदाई सिर्फ कुछ दिनों की है। लेकिन शहर का शोर गांव की खामोशी से बिल्कुल अलग था। भीड़, धुआं, हॉर्न और अनजान चेहरे। रामू, यही है वो गोदाम। मालिक थोड़ा सख्त है, लेकिन पगार समय पर देगा। बस काम मिल जाए शंभू, बाकी सब सह लूंगा। गोदाम में काम शुरू हुआ। दिन भर बोरे ढोना, गाली सुनना और मामूली खाने पर जीना। लेकिन हर शाम वह माँ की याद में चिट्ठी लिखता और खेत की तस्वीरें देखता। माँ, कुछ ही दिनों में पैसे भेजूंगा, कर्ज उतर जाएगा। लेकिन किस्मत ने जैसे उसका साथ देने से इनकार कर दिया था। गांव से चिट्ठी आई, खेत पर लाला हरिराम के लोग कब्जा करने आ गए थे। रामू बेटा, लाला के लोग रोज धमकाने आ रहे हैं, खेत पर ताले लगा दिए हैं। तेरा भाई डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलता। जल्दी लौट आ, कुछ कर। यह पढ़कर रामेश्वर का खून खौल उठा, लेकिन जेब में सिर्फ 100-200 रुपए थे और गांव लौटने का किराया भी मुश्किल से हो पाता। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मेहनत दोगुनी करूंगा, चाहे जान चली जाए, पर खेत बचाऊंगा। अगले कुछ हफ्तों में उसने दिन रात काम किया। गोदाम के फर्श पर गिरते गिरते बचता, पीठ पर नीले निशान पड़ गए, लेकिन उसके चेहरे पर वही उम्मीद की चमक थी। इसी दौरान एक दिन मालिक ने उसे बुलाया। रामेश्वर, मेहनत अच्छी कर रहा है तू, लेकिन ये शहर है, गांव नहीं। यहाँ वक्त पर काम न किया तो निकाल बाहर कर दूंगा। जी मालिक, मेहनत में कमी नहीं होगी, बस कुछ महीने और चाहिए। शहर की रातों में जब बाकी लोग सो जाते, रामेश्वर छत पर जाकर तारों को देखता। वही तारे जो गांव में खेत के ऊपर चमकते थे। उसकी आंखों में सपना था, एक दिन कर्ज चुकाकर माँ को चैन की नींद दिलाना और खेत में फिर से हरियाली लाना। बस थोड़ी ताकत दे दे भगवान, मेरी मिट्टी को फिर हरा कर दे। लेकिन दूर गांव में हालात और बिगड़ रहे थे। लाला हरिराम की नजर अब सिर्फ खेत पर नहीं, बल्कि रामेश्वर की जिद पर भी थी। देखना, जब रामू लौटेगा उसे झुकना ही पड़ेगा, वरना उसका सब कुछ छीन लूंगा। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, जैसे कोई तूफान चुपचाप अपना रास्ता बना रहा हो। एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदलने वाला था। शहर की रात में गूंजते ट्रक के हॉर्न के बीच रामेश्वर अपनी पुरानी लोहे की चारपाई पर करवट बदल रहा था। जेब में कुछ गिने चुने रुपए थे, लेकिन दिल में लौटने की बेचैनी। अब और इंतजार नहीं होगा, चाहे कर्ज न चुका पाऊं, मुझे गांव लौटना ही होगा। अगले ही दिन उसने गोदाम का हिसाब निपटाया, मालिक से उधार लिया और गांव की बस में बैठ गया। खिड़की के बाहर भागते खेत, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, सब उसे अपने बचपन की याद दिला रहे थे। अरे भाई, टिकट ले लो जल्दी। गांव का नाम क्या है? रामपुर घाटी। जैसे ही बस गांव के मोड़ पर रुकी, रामेश्वर की आंखें भीग गईं। दूर खेत के किनारे उसकी माँ खड़ी थी और छोटा भाई कन्हैया दौड़ता हुआ उसकी ओर आ रहा था। भैया, भैया आ गए। बेटा, तेरा इंतजार कब का कर रही थी। माँ, अब सब ठीक करेंगे, खेत बचाएंगे। लेकिन गांव में हालात पहले से ज्यादा बिगड़ चुके थे। लाला हरिराम के लोग रोज धमकाते, खेत में ताले डालते और चौपाल में रामेश्वर का मजाक उड़ाते। सुनो सब लोग, ये खेत अब मेरा है। जो इसके खिलाफ गया उसका घर जला दूंगा। रामू बेटा, संभल कर, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। बाबा, डरने का वक्त चला गया, अब लड़ना पड़ेगा।
रात को जब पूरा गांव सो जाता, रामेश्वर अकेला खेत की मेड़ पर बैठा आसमान को ताकता। उसकी मुट्ठी में मिट्टी थी और आंखों में आंसू। मिट्टी की कसम है, तुझे किसी के हाथों बेचने नहीं दूंगा। अगली सुबह वह तहसील के दफ्तर गया। पुराने कागज दिखाए, लेकिन अफसरों ने रिश्वत मांगी। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन इरादा मजबूत था। देखो भाई, बिना चढ़ावे के यहाँ कुछ नहीं होगा। मेरे पास देने को पैसा नहीं, लेकिन हक छीनना आता है। गांव लौटते वक्त उसे चौपाल पर लाला के गुंडे मिले। उन्होंने रास्ता रोका और धमकाया। रामू, जो लड़ाई तू छेड़ रहा है उसमें हार तेरी पक्की है, पीछे हट जा। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं, बता देना अपने मालिक को। उसी रात जब पूरा गांव सोया था, खेत के किनारे आग लगा दी गई। लहराती लपटें, जलती फसल और हवा में फैला धुआं पूरे गांव को जगा गया। भैया, हमारी फसल जल गई। हे राम, अब क्या होगा बेटा? ये आग मैंने देख ली है, अब इनकी राख पर अपना हक लिखूंगा। सुबह की पहली किरण के साथ गांव में हलचल मच गई। सबकी निगाहें रामेश्वर पर थीं। क्या वह हार मानेगा या इस लड़ाई को नई दिशा देगा? रामू बेटा, अकेले कुछ नहीं होगा, पूरा गांव साथ देगा तो ही जीत होगी। तो फिर कल चौपाल पर सबको बुलाओ। अब यह लड़ाई मेरी अकेले की नहीं, पूरे गांव की है। सूरज ढलने लगा था और खेत की राख से उठता धुआं आसमान को बतला रहा था। अब लड़ाई सिर्फ खेत की नहीं, सम्मान की भी थी। चौपाल पर भीड़ जुटी हुई थी। औरतें, बूढ़े, बच्चे सब इकट्ठे थे। हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। रामेश्वर बीच में खड़ा था, आंखों में आग और दिल में हिम्मत। सुनो सब लोग, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की है। ये खेत हमारी मेहनत का है, हमारी रगों की मिट्टी से सींचा है। क्या हम इसे यूं ही लाला हरिराम के हवाले कर देंगे? नहीं, कभी नहीं। रामू बेटा, हमने भी बहुत सह लिया। अब वक्त है एकजुट होने का। बेटा, सावधान रहना, ये लोग खून के प्यासे हैं। उसी शाम पूरे गांव ने खेत की मेढ़ों पर पहरा देना शुरू कर दिया। हर कोई बारी बारी से डंडा लेकर पहरेदारी करता, ताकि दोबारा आग न लग सके। भैया, मैं भी पहरा दूंगा। तू छोटा है, घर पर रह, लेकिन हिम्मत मत हारना। रात गहरी थी, चांद अधूरा और हवा में डर की गंध तैर रही थी। खेत के बीच रामेश्वर बैठा था, कान चौकस और दिल में एक ही सवाल, क्या हम जीत पाएंगे? पिताजी, आज होते तो रास्ता दिखाते। अगले दिन लाला हरिराम चौपाल पहुंचा, अपने गुंडों के साथ। चेहरे पर घमंड और आंखों में लालच। सुनो सब, जमीन के कागज मेरे पास हैं। या तो शांति से जमीन छोड़ दो या फिर पछताना पड़ेगा। कागज नहीं, हक की ताकत बड़ी होती है। हम जमीन नहीं देंगे। अरे, ये जवान लड़का हमसे अकड़ दिखा रहा है। अकड़ नहीं, अपने हक की आवाज है ये। पूरे गांव ने आवाज उठाई, लेकिन लाला की धमकियों में खून की बू थी। वो जाते जाते कह गया, ठीक है, अब देखता हूँ कैसे बचाते हो ये खेत। उसी रात तूफान उठा। आसमान में बिजली कड़की और खेत के कोनों में अजीब सी हलचल होने लगी। रामेश्वर और गांव वाले डंडे लिए खेत की चौकीदारी कर रहे थे। भैया, कुछ लोग दिख रहे हैं पेड़ों के पास। सब लोग तैयार रहो, ये लोग हमला करने वाले हैं। अगले ही पल लाला के गुंडे खेत में घुस आए, हाथों में लाठियां, चेहरे पर गुस्सा और दिल में जीतने का नशा। जमीन खाली कर दे, नहीं तो तेरा खून यहीं गिरा देंगे। खून गिरेगा, लेकिन मिट्टी पर किसी और का हक नहीं होगा। लाठियां भिड़ीं, चीखें गूंजी और खेत की मिट्टी खून से भीगने लगी। लेकिन इस बार गांव वाले पीछे नहीं हटे। ये हमारी जमीन है, जान देकर भी बचाएंगे। तुम लोग डराने आए हो, अब गांव की औरतें भी पीछे नहीं हटेंगी। कई घंटे की लड़ाई के बाद गुंडे पीछे हट गए, लेकिन खेत की मेड़ पर खड़ा रामेश्वर घायल हो चुका था।
उसके कंधे से खून टपक रहा था, फिर भी उसकी आंखों में हार नहीं थी। भैया, ये सब तेरे लिए कर रहे हैं, तू हार मत मानना। मैं हारूंगा नहीं, अब ये लड़ाई खत्म होने तक लड़ूंगा। उस रात पूरा गांव उसके चारों ओर बैठा खामोशी से उसकी पट्टी कर रहा था। हवा में थकान थी, लेकिन जीत की एक नई उम्मीद भी थी। बेटा, अब सोच समझकर कदम बढ़ाना, ये लोग और चाल चलेंगे। माँ, अब डर का वक्त चला गया, अब न्याय का वक्त है। सुबह होते ही गांव वाले एकजुट होकर जिला मुख्यालय की ओर निकले, नारे लगाते, बैनर उठाते और दिल में एक ही आवाज के साथ, हमारा खेत हमारा हक, हमारा खेत हमारा हक, हमारा खेत हमारा हक। भैया, आज हमें जीत कर ही लौटना है। हाँ बेटा, अब हमारी आवाज कोई दबा नहीं सकता। जिला मुख्यालय के बाहर भीड़ जमा हो गई। पुलिस की लाइनें खड़ी थीं और दूसरी ओर लाला हरिराम खड़ा था, हाथ में फोन, चेहरा तमतमाया हुआ। रामेश्वर, ये ड्रामा बंद कर, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब डरने का वक्त चला गया लाला, अब ये लड़ाई कानून जीतेगा, ना कि तुम्हारा पैसा। तभी मीडिया की गाड़ियां आईं, कैमरे उठे, माइक बढ़े और आवाजें रिकॉर्ड होने लगीं। गांव के लोग कई महीनों से अपने खेत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। रामेश्वर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बस इतना कि ये मिट्टी हमारी मेहनत से उपजी है और इस पर सिर्फ हमारा हक है। कोई भी ताकत इसे हमसे छीन नहीं सकती। गांव वालों की आवाज सोशल मीडिया और अखबारों में फैल गई। पूरे जिले में चर्चा होने लगी। गांव बनाम लाला हरिराम। भैया, सब जगह हमारी बात फैल रही है। अभी जंग बाकी है कन्हैया, असली जीत अदालत में होगी। उसी रात गांव के चौपाल में मीटिंग हुई। वकील आया, दस्तावेज देखे और उम्मीद की किरण जगाई। कागजों में कई गड़बड़ियां हैं। अगर सबूत मिले तो ये केस हम जीत सकते हैं। भगवान करे सब सच हो, ये जमीन लौट आए। हिम्मत रखो सब लोग, सच की जीत हमेशा होती है। लेकिन जीत की राह आसान नहीं थी। लाला हरिराम ने दबाव बढ़ा दिया। रामेश्वर, आखिरी बार कह रहे हैं, पीछे हट जा, नहीं तो गांव का नाम मिट्टी में मिला देंगे। जो डर गया वो मर गया। अब ये जंग मैं ही खत्म करूंगा, जीत के साथ। फिर आई वो रात जब खेत के पास गोली चली। हवा में बारूद की गंध फैल गई। कन्हैया चीखता हुआ भागा, लेकिन भैया बचो। रामू। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़े, चिल्लाए और मिट्टी पर खून की लकीरें खिंच गईं। ये लाला हरिराम की हद हो गई। अब कानून नहीं, इंसाफ चाहिए। पुलिस ने केस दर्ज किया। मीडिया ने खबर को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया और आंदोलन पूरे जिले में फैल गया। अब ये सिर्फ एक गांव की लड़ाई नहीं रही, ये लड़ाई बन गई थी न्याय और अन्याय की। अदालत में केस की सुनवाई शुरू हुई। गवाह पेश हुए, सबूत रखे गए और गांव वालों की उम्मीदें हर सुनवाई के साथ बढ़ती गईं। माय लॉर्ड, ये जमीन इन किसानों की है और इसके सारे दस्तावेज फर्जी हैं। ये सब झूठ है, मैं साबित कर दूंगा। गांव वाले खामोशी से अदालत में खड़े थे, दिल में दुआ, आंखों में आंसू और दिमाग में सिर्फ एक ख्वाहिश, जीत की। कोर्ट के उस दिन का माहौल अलग ही था। चारों ओर भीड़, हाथ में कागज, चेहरे पर उम्मीद और दिल में तेज धड़कन। गांव वालों की निगाहें जज की कुर्सी पर टिक गई थीं, मानो उसी से जिंदगी का फैसला होना हो। भगवान, अब इंसाफ दिखा दो। बस हमारी जमीन हमें मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। तभी जज ने फाइल खोली, चश्मा लगाया और शांत स्वर में बोला, अदालत में प्रस्तुत सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर यह साबित होता है कि जमीन ग्रामवासियों की है। सभी रिकॉर्ड फर्जी और अवैध पाए गए हैं, इसलिए यह जमीन तुरंत गांव वालों को लौटाई जाती है और लाला हरिराम को फर्जीवाड़ा और धमकाने के आरोप में सजा दी जाती है। अदालत के कमरे में शोर मच गया। खुशियों की आवाजें, तालियों की गूंज
और आंसुओं में घुली हंसी। रामू, देखो, हम जीत गए बेटा। भैया, तुम्हारी मेहनत सफल हुई। लेकिन इस जीत में एक टीस भी थी। अस्पताल के कमरे में रामेश्वर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। चारों ओर सफेद चादर, मशीनों की बीप और हवा में दर्द का सन्नाटा। रामू, देखो, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। हम जीत गए। बेटा, अब चैन से सो जा। तेरी मिट्टी तुझे सलाम कर रही है। गांव का ख्याल रखना, मिट्टी को कभी मत छोड़ना। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, मॉनिटर की बीप रुक गई। पूरा कमरा खामोश हो गया, जैसे वक्त भी थम गया हो। भैया! नहीं, नहीं, मेरे रामू। गांव लौटते वक्त लोग खामोश थे। जीत की खुशी भी थी, लेकिन दिल भारी था। खेत में झूलती हरी फसलें, मिट्टी की खुशबू और आसमान में उड़ते पक्षी, सब मानो रामेश्वर को सलाम कर रहे थे। रामेश्वर अब सिर्फ नाम नहीं, ये मिट्टी की सांस बन गया है। भैया का सपना अब मैं पूरा करूंगा। इस गांव को कभी झुकने नहीं दूंगा। समय बीत गया, खेत फिर लहलहाने लगे, बच्चे फिर खेलने लगे और गांव में फिर से हंसी लौट आई। लेकिन हर साल फसल कटने के दिन गांव वाले रामेश्वर की तस्वीर के आगे दिया जलाते और कहते, रामू, तेरी मिट्टी अब सुरक्षित है, तू चैन से सो। इस तरह रामेश्वर की कुर्बानी ने न सिर्फ खेत बचाए, बल्कि गांव को एक नई सोच भी दी। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, हिम्मत से लड़ो और मिट्टी को कभी मत छोड़ो। और यूं गांव की कहानी हमेशा के लिए इतिहास में लिखी गई, एक किसान की जिसने मिट्टी के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी।